कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चंस में ये डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। हम लोग को अपने क्वेश्चन से दिए गए डिटेल्स को यहाँ पर लाकर सही सही जगह पर सेट कर देना है। इसके साथ साथ 2 अमाउंट भी दिया जाएगा, 2 वर्षों का अमाउंट दिया जाएगा। एक दिया जाएगा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और एक दिया जाएगा करेंट ईयर से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर का अमाउंट पहले लिखना है, करेंट ईयर का अमाउंट बाद में लिखना है। अब यदि क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स दिया हुआ है लेकिन अदर इनकम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अदर इनकम के पास यहाँ पर 2 बार डैश लगा देंगे। अगर अमाउंट नहीं रहेगा तो 2 बार डैश लगा देंगे और बाकी इसी तरह सबको लिखेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया हुआ रहेगा, अदर इनकम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, पूरा इसको हटा देंगे। और चूंकि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा गया है टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए, अब सेकंड पॉइंट नहीं है तो थर्ड पॉइंट भी आपका नहीं निकलेगा, तो केवल फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और उसी के नीचे हम लोग डबल लाइन लगा देंगे। उसके बाद नीचे एक्सपेंसेज में से जो जो आपको एक्सपेंसेज मिलेगा उन सबको लिखना है और एक्सपेंसेज लिखने के बाद फिर उसका भी टोटल यहाँ पर कर देना है। फिर अब एक नंबर में से यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सपेंसेस को घटाना है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन यहाँ पर सीरियल में आपका पहला नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, 2 नंबर पर एक्सपेंसेस हो जाएगा और तीसरे नंबर पर हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर कहीं इनकम टैक्स भी सपोज कीजिए नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, ये सब नहीं लिखेंगे, बस केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। अब एक्सपेंसेज में देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम तभी मिल सकता है जब वो फर्म या कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती हो। अगर वो फर्म या कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं करती होगी तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हमको लिखना है, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखना है। अब जब वो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती थी तो वो रेडीमेड आइटम ही खरीदती थी और उसको बेचती थी। तो रेडीमेड यानी कि फिनिश्ड गुड्स को ही खरीदकर और बेचने का काम करती थी। तो जो फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो वेरिएशन होता है यानी अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चेंजेज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है। अब फर्म या कंपनी जो भी है वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं करती है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम नहीं दिया रहेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंजेज इन इन्वेंट्री ये 2 आइटम नहीं देकर ये दोनों आइटम भी नहीं दिया रहेगा और इसके बदले में दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको क्या करना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंजेज इन इन्वेंट्रीज के बदले में आपको सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर के कॉलम में और करेंट ईयर का अमाउंट करेंट ईयर के कॉलम में लिख देना है। ठीक है।
कभी कभी क्या होता है कि ये चेंजेज इन इन्वेंट्री और ये प्रॉफिट, यहाँ का प्रॉफिट और यहाँ का प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर कभी कभी इसका अमाउंट निगेटिव भी आपको मिल सकता है। हो सकता है कि दोनों ही कॉलम में निगेटिव मिल जाए, हो सकता है किसी एक कॉलम में भी निगेटिव आपको मिल सकता है। तो आगे आपको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे कि जब दोनों में से किसी एक कॉलम में यदि निगेटिव होगा या दोनों ही कॉलम में जब निगेटिव होगा तो हम लोग ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला अमाउंट कैसे निकालेंगे और फिर उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसके बाद एक दूसरा वीडियो देंगे, उसमें हम बताएंगे। अभी आपको हम सिंपल केस केवल समझाएंगे। अब प्रीवियस ईयर का अमाउंट, सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर का अमाउंट ए है और करेंट ईयर का अमाउंट बी है। तो डिफरेंस निकाल, यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि हमेशा ए और बी का अंतर निकालना है। अब ये देखना है कि ए और बी का अंतर निकालते समय दो कंडीशन हो सकता है कि बी का वैल्यू यानी करेंट ईयर का वैल्यू प्रीवियस ईयर के वैल्यू से ज़्यादा हो, यानी ए से बी बड़ा है। तो ए से बी बड़ा होगा, तो यदि बी बड़ा होगा तो इंक्रीज कहलाएगा, यानी कि उसका वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। और यदि बी छोटा होगा यानी करेंट ईयर का वैल्यू छोटा है तो क्या करेंगे, करेंट ईयर का वैल्यू छोटा है तो उस समय हम लोग यहाँ पर डिक्रीज के रूप में लिखेंगे, डिक्रीज यानी कि माइनस के रूप में लिखेंगे। लेकिन माइनस के लिए सपोज कीजिए कि आपका डिक्रीज आया है -5000, तो आप -5000 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अकाउंटेंसी में यदि कोई फिगर नेगेटिव होता है तो उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दिया जाता है। और यदि इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज, सपोज कीजिए कि 6000 इंक्रीज किया तो इंक्रीज के पास में कोई ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो एक बार फिर से, यदि करेंट ईयर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इंक्रीज होगा, और यदि करेंट ईयर का वैल्यू कम होगा तो डिक्रीज होगा। और डिक्रीज को या तो माइनस साइन के साथ हम लोग लिख सकते हैं, बट अकाउंटेंसी में माइनस के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। अब ये परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज का जो भी अमाउंट आया है, इस अमाउंट में यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज जो भी अमाउंट आया है उसमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है और उसी के सामने के पीवाई के वैल्यू से भाग देना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, अब इस दोनों का अंतर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब ये परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है कि इस अंतर को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इस पीवाई को हम लोग भाग देने के लिए प्रयोग करेंगे और 100 से गुणा कर तब ये परसेंटेज निकलेगा। यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट उसमें 100 से गुणा करना है और ठीक इसी के सामने इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर है तो एकदम इसी के सामने यहाँ पर पीवाई है तो इसी पीवाई से भाग देना है। यानी हर इंक्रीज डिक्रीज में 100 से गुणा करना है
और हर इंक्रीज डिक्रीज के ठीक सामने के प्रीवियस ईयर के अमाउंट से भाग देकर परसेंटेज निकालना है।